नमस्कार। द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। कोविड काल में कई चीज़ें प्रभावित हुई, लोगों की निजी ज़िंदगी, देश की इकोनॉमी और लोगों का स्वास्थ्य भी। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई जिस पर शायद इतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए, वो है शिक्षा। बीते 2 साल से तमाम शिक्षण संस्थान बंद थे। धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। झारखंड में भी शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस खोली गई हैं स्कूलों को लें। वो कोचिंग संस्थान भी खोले गए हैं कुछ प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ। क्लास ऑनलाइन चल रहे थे 2 साल से और इसकी अलग अलग चुनौतियां थीं। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 24% परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास समुचित इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे में जाहिर है कि ऑनलाइन क्लासेस में मुश्किलें आई होंगी। शिक्षा की एक बेसिक ज़रूरत है ब्लैक बोर्ड। इस वक्त हमारे साथ विनय हैं जो झारखंड की राजधानी रांची में ब्लैक बोर्ड नाम की एक संस्था चलाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। युवाओं की एक टीम है, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे उनके संस्थान के बारे में, उनकी टीम के बारे में, बीते 2 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, और इस बारे में भी कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए किस तरह की चुनौतियाँ रहीं। स्वागत है विनय आपका जी। पहला सवाल ही मेरा ये होगा कि संस्थान 2 साल से बंद रहे हैं, तमाम शैक्षणिक संस्थान, तो कोचिंग भी पे असर इसका था, तो किस तरह की चुनौतियां आप लोगों ने महसूस की? चूँकि ये जो कोविड महामारी है ये पूरे विश्व भर के जो भी लोग हैं वो इससे ग्रसित हैं। तो जब पहली बार हम लोगों को सरकार 2019 में जब ये हम लोग को पता चला कि सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि सारे कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल वगैरह को लगभग 2 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो हम लोगों के लिए, चूँकि पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते थे, ऑफलाइन ही पढ़ाए थे, तो हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। तो शुरू में हम लोग को लगा कि ये लगभग 2 महीने का एक पीरियड है। तो हम लोग जैसे ही हमको पता चला कि 2 महीने कोचिंग बंद रहेंगे, तो हम लोग तुरंत उसी वक्त हम लोग ये निर्णय ले लिए कि बच्चों को ये 2 महीना पूरा फ्री नहीं छोड़ना है। हम लोग क्या किए कि जैसे ही हमको पता चला कि अब 2 महीने के लिए कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम तलाशना शुरू कर दिए। ढेर सारे ऐप पहले से मौजूद थे, गूगल मीट थे, जूम थे, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था कि जो बच्चे, झारखंड के जो बच्चे हैं जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, किन्हीं के पास मोबाइल नहीं था। अगर मोबाइल था तो नेटवर्क की समस्या थी, अगर नेटवर्क भी था तो इतना ज़्यादा डाटा कंजम्पशन था कि बच्चों के लिए पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बच्चों को यूट्यूब से लाइव पढ़ाना शुरू किया। पहला लॉकडाउन में ही, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उस समय से ही हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिए। और जो अभी तक 2 महीना पहले तक, जब तक सरकार ऑफलाइन क्लासेस करने की अनुमति नहीं दी थी, तब तक हम बच्चों को ऑनलाइन लाइव क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से दे रहे थे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कोचिंग संस्थान बंद हुए, बच्चे घर चले गए, संस्थान आपका खाली है, क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए नई इक्विपमेंट्स लेनी पड़ी होंगी आपको, वो कितना चुनौतीपूर्ण था और क्या तैयारियां नहीं हुई? चूँकि हमारा संस्थान बहुत पुराना नहीं है, लगभग हमारे संस्थान को 3 साल हो रहा है। 2018 में दिसंबर में हम लोग इस संस्थान को शुरू किए थे। 1 साल ठीक से चलने के बाद अचानक से कोविड का दौर आ गया। इसने कम समय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी टीम, सबको कोविड दौर में लगभग 1.5 साल तक चला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन बच्चों का मेहनत, बच्चों का प्यार और टीम की मेहनत की वजह से हम लोग किसी तरह इस 1.5 साल का चुनौतीपूर्ण समय को हम लोग काटे। ऑनलाइन क्लास सेटअप करने के लिए, चूँकि पहले हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे वाइट बोर्ड पे, बाद में हम लोग बच्चों की सुविधा को देखते हुए, जैसा कि एक फैक्ट है कि ऑनलाइन पढ़ना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, हम लोग को ऑनलाइन समझाना भी मुश्किल होता है। तो इन सब परेशानी को देखते हुए हम लोग क्या किए कि बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड को सुविधा दिए। अभी क्या था कि रांची में बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जो बच्चे को डिजिटल बोर्ड की सुविधा दे रहे हैं। हम लोग का ये मकसद था कि जो बच्चे झारखंड के सुदूर इलाका में रहते हैं, जिनका सपना था कि उनको विश्व स्तरीय सुविधा मिल पाए, उनको हम लोग रांची में देने का प्रयास किए। और इसी लॉकडाउन में हम लोग आपदा को अवसर बनाते हुए बच्चों को ब्लैक बोर्ड को, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के हम लोग बच्चों को डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना शुरू किए। चूँकि 1.5 साल तक लगातार कोचिंग बंद था, आय का स्रोत बंद हो चुका था, खर्चा निरंतर चल रहा था, रेंट हम लोग को देना ही था, टीचर का पेमेंट करना था, बाकी जो भी टीम मेंबर है सबको पेमेंट करना है, नगर निगम को टैक्स देना था, बिजली बिल देना था। तो ये 1.5 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। कभी कभी लग रहा था कि हम लोग
शायद लंबे समय तक चल पाएँ कि ना चल पाएँ, लेकिन बच्चों की प्यार की वजह से या जो हमारा टीम है उसकी मेहनत की वजह से हम लोग इस कोविड के दौर को भी गुजार लिए। एक जो संसाधन है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो जुटाना तो एक चुनौती है ही, कि आप एकदम नए फॉर्मेट में आ रहे हैं, उसको सीखना भी एक चुनौतीपूर्ण है। बच्चे उसको कितनी तेज़ी से सीखते हैं, जूम मीटिंग पे जुड़ना या गूगल मीट पे जुड़ना। टीचर्स भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत टेक फ्रेंडली हों और उन्हें सब कुछ आए। इसको कैसे मैनेज किया? शुरू में हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आता क्या करें, बच्चों को कैसे हैंडल करें। लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस के साथ साथ जब समय गुजरते चला गया तो हम लोग भी टेक फ्रेंडली हो गए। और चूंकि बच्चे भी लगातार 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना जब क्लास किए तो शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई। कुछ ऐसे बच्चे थे जो झारखंड के ही कुछ इलाके में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, तो वैसे बच्चे हम लोग को बताते थे कि सर हम लोग नदी पार करके जाते थे तब नेटवर्क आता था। तो वैसे बच्चे भी थे। हम लोग को शुरू में दिक्कत हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का हेल्प लिए हम लोग। कुछ हम लोग यूट्यूब से सीखे, कुछ चीज़ हम लोग के लिए बिल्कुल नया था। जैसे हम लोग जब यूट्यूब से लाइव पढ़ाना शुरू किए तो हम लोग कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते यूट्यूब का सहारा लिए। कुछ जो मेरे फ्रेंड्स थे जो रांची के बाहर थे और जो इस लाइन से जुड़े हुए थे, हम लोग उनका हेल्प लिए और फिर उनसे हम लोग सीखे कि कैसे बच्चों को बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में सुविधा देना है। एक सवाल और भी है कि जब क्लासेस हो रही होती हैं ऑफलाइन, तो आप बोल के नोट्स प्रिपेयर करा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख कर बता सकते हैं। जब डिजिटल आप पढ़ा रहे होते हैं तो लेक्चर्स जो है वैसा इंटरेक्शन होता नहीं है। डाउट सॉल्विंग के लिए जो सवाल आएंगे, जो कि आपके पास 100 बच्चे या 80 बच्चे जुड़े हुए हैं एक साथ, तो सबका डाउट अलग अलग क्लियर करना मुश्किल है। तो ऐसे में नोट्स कैसे प्रोवाइड कराते थे? हम लोग पहले तो कोशिश करते थे, क्योंकि यूट्यूब से लाइव लेते थे तो क्लासेस बड़ा स्मूथली चलता था। तो पहले तो कोशिश करते थे कि जो भी बच्चा है उनको नोट्स हम क्लास में ही लिखवाएं। इसके अलावा चूँकि हम लोग कुछ बच्चे थे जो ऑनलाइन में दिक्कत होता था, नेटवर्क की वजह से ठीक से सुन नहीं पाते थे, तो उनको हम लोग PDF के माध्यम से नोट्स भेज देते थे। स्कूलों में जब हम लोग बातचीत करते हैं, जो टीचर्स का रिएक्शन है कि 80 की बैच है पर ऑनलाइन क्लासेस में 20 ही आए, अगर उसको यूनिट टेस्ट के लिए या क्लास टेस्ट के लिए कहा गया तो सारे बच्चे सबमिट नहीं करते। क्या कोचिंग संस्थान में या आपके साथ निजी अनुभव ऐसा रहा कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में जितना वो ऑफलाइन में लेते? शुरू में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि हाँ साल भर ऐसा ही होने वाला और हमको परीक्षा देना है, तो फिर धीरे धीरे उनमें भी इंटरेस्ट आने लगा। और जहाँ रहा बात डाउट का, तो हम लोग डाउट के लिए बच्चों को एक निश्चित समय देते थे। जब क्लास तो होता था तो वो एक साथ होता था, लेकिन डाउट हम लोग कोशिश किए कि 1 to 1 क्लियर करने का। जैसे हम सप्ताह में 6 दिन पढ़ाएं, तो संडे को हम 12 से लेकर 2 बजे तक समय दे दिए और एक लिंक बच्चों को भेज दिए कि जिनको भी डाउट होगा वो 1 to 1 जुड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। शुरू में हम लोग को भी परेशानी हुई, बच्चे भी ढंग से अपना सवाल नहीं समझा पाते थे। अब यूट्यूब में बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो वो क्या पूछना चाह रहे थे, उनकी भावनाओं को कमेंट से पढ़कर समझना मुश्किल होता था। लेकिन जब हम लोग 1 to 1 डाउट बताना शुरू किए, एक बच्चे से हम लोग वीडियो कॉल पर जुड़ते थे, व्हाट्सएप कॉल के हेल्प से जुड़ते थे, तब धीरे धीरे ये जो डाउट वाली प्रॉब्लम थी वो कम हो गई। लेकिन फिर भी जैसे ऑफलाइन में हम लोग डाउट बता पाते थे, ऑनलाइन में हम लोग उस तरीके से डाउट नहीं बता पा रहे थे। एक सवाल ये भी है कि जब कोचिंग संस्थान आप चला रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं आसानी से, एक के पास नहीं है। तो क्या वैसे कुछ बच्चों के लिए आप लोगों ने कुछ विशेष किया? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा कोचिंग खोलने का मकसद ही यही था कि जो रांची के बच्चे, जो झारखंड के बच्चे जो चाहते हैं कि उनको भी विश्व स्तरीय सुविधा मिले, उनको कम फीस में हम वो सुविधा कैसे दे पाएँ। ऑफलाइन क्लासेस जब तक चल रहा था तो हम लोग काफ़ी कम फीस में गरीब बच्चों को, हर साल हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनसे हम लोग बिल्कुल फ़ी नहीं लेते हैं। इसके अलावा जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास मोबाइल नहीं था, वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लास करते थे, तो हम लोग उनके लिए वीडियो बैकअप का व्यवस्था किए थे। और कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे मेधावी बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनको हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल भी उपलब्ध कराया। वो हम लोग खुद से नहीं कराया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे संगठन थे जो ऐसे बच्चों को मदद करना चाह रहे थे, उनके हेल्प से हमने बच्चों को, वैसे बच्चे जो मेधावी थे, जो पढ़ना चाह रहे थे लेकिन संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे थे, तो वैसे बच्चों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी दिया और एक सुविधा भी दिया, ताकि इस कोविड महामारी के दौर में वो बाकी दुनिया से पीछे ना छूट जाए, उनका पढ़ाई बाकी से पीछे ना रह जाए।
एक सवाल ये भी है कि अब तो जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कोचिंग खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसके साथ ही खोलना है। तो दो चीज़ें हैं, अब ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले रहे हैं जो स्ट्रेंथ आपके पास आ रही है, वैसे भी बच्चे होंगे जो नहीं आ रहे क्योंकि शर्तें हैं, आप नहीं बुला सकते, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस देनी है। इसके बीच कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? हम लोग क्या किए हैं कि इस दौर में हम लोग हाइब्रिड क्लास दे रहे हैं। चूँकि हम फुल स्ट्रेंथ बुला नहीं सकते हैं, जितनी क्षमता है उसके आधे बच्चे को ही हम लोग बुला रहे हैं। तो हम लोग क्लास को ऐसे अरेंज किए कि अगर सप्ताह में बच्चा 3 दिन पढ़ रहा है तो बच्चा 2 दिन ऑफलाइन पढ़े और 1 दिन ऑनलाइन पढ़े, ताकि 50% क्षमता में ही सभी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल सके। आप लोगों का संस्थान, आपने जिस तरह से बताया कि 2018 में आपने शुरुआत की थी, एक टीम थी, इस 3 साल का सफ़र संस्थान के साथ कैसा रहा, बच्चों के साथ कैसा रहा, कुछ खट्टी मीठी यादें? बिल्कुल, संस्थान हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जब हम लोग संस्थान शुरू किए थे तो मात्र 300 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा जगह था, जिसमें एक ही में क्लासरूम भी था, वहीं हमारा ऑफिस भी था, वहीं हम लोग डाउट भी बताते थे। अभी हमको एक घटना याद आ रही है, ये 2018 दिसंबर की ही घटना है। लगभग चूँकि दिसंबर में ठंड का माहौल रहता है तो हमारा क्लास 5:30 से 6:30 चलता है। तो उस समय हमारे पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी। लगभग 5:30-6 बज रहा होगा, उसी दौरान लाइट चली गई। जनरली एक ऐसा रहता है बच्चों को कि अगर लाइट कट गया तो ऐसा लगता है कि छुट्टी हो जाएगा। हमको भी समझ में आया कि क्या करें उस समय। लेकिन जब हमने बच्चों से बोला कि चूँकि लाइट कट गया है, अब आगे पढ़ा पाना संभव नहीं है, चूँकि क्लास में 30-35 बच्चे बैठे थे तो कैंडल वगैरह भी जला के पढ़ा पाना संभव नहीं था। तो जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने बोला कि सर आप क्लास चालू रखिए, हम लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के पढ़ेंगे। वो जो दिन था, वो दिन जब आज भी याद करता हूँ तो लगता है कि नहीं, कितना कष्ट करके, कितना संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़े हैं। और इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों ने हमारा साथ दिया है। एक वैसा संस्थान जहाँ पर इन्वर्टर नहीं था, जहाँ पर पंखा नहीं था, बच्चे गर्मी में पसीना पोंछते थे और पेपर से वो अपने को ठंडा करने की कोशिश करते थे। लाइट कटने के बाद आधा घंटा तक बच्चा फ्लैश लाइट जला के पढ़ा। हमने उनको बोला भी बाबू दिक्कत हो रहा है, क्लास छोड़ देते हैं, लेकिन पूरा बच्चा एक स्वर में बोला कि नहीं सर, हम लोग को क्लास करना है, आप कंटिन्यू पढ़ाइए। तो ये कुछ ऐसा दिन है। शुरू में हम लोग को दिक्कत हुई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बच्चों को पानी पिलाने के लिए हम लोग खुद से पानी लेके आते थे। धीरे धीरे बच्चों का प्यार मिला, बच्चे इस बात को समझे कि हम कितने समर्पण के साथ, हमारी पूरी टीम कितनी समर्पण के साथ उनको शिक्षा देने में लगी है। तो धीरे धीरे हमारा संस्थान आगे बढ़ता चला गया। मैं एक सवाल पूछूंगा, इसमें 2 सवाल छिपे हैं। एक तो पहली बात कि 3 सालों में अब आपका स्ट्रेंथ कितना है, और इसी में एक सवाल ये है कि चूँकि अब शिक्षण संस्थान खुले हैं तो बच्चे वापस जो हैं लौट रहे हैं कोचिंग संस्थानों की ओर, स्कूल की ओर। तो आपके संस्थान में ऐसा ना केवल संसाधन के दृष्टिकोण से बल्कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, उससे क्या अलग मिलेगा कि वो बाकी जगह ना जाकर आपके पास आए? हमारे पास अभी लगभग 500 से 550 बच्चे होंगे। और हमारी सबसे खासियत क्या है कि हम सारे बच्चों पर 1-to-1 फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा भीड़ में बैठा हुआ है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। हम लोग हर बच्चे पे पर्सनलाइज फोकस करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और तुरंत उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम बच्चों को बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। चूँकि कोविड के दौर में पढ़ाई बच्चों का डिसकंटिन्यूअस हो गया है, और आप लोग सभी जानते हैं कि पढ़ाई कंटिन्यूटी का चीज़ है। अगर बीच में बच्चा 1 साल 1.5 साल तक ढंग से नहीं पढ़ पाया है तो उनका पढ़ाई का आदत धीरे धीरे छूटा हुआ है, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे मौके पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चे को कम स्ट्रेंथ करके, जहाँ पर हम पहले 40 का बैच पढ़ाते थे, अब स्ट्रेंथ 20 कर दिए हैं। उससे हमको 2 फ़ायदा हो रहा है। एक तो हम कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर ले रहे हैं, दूसरा हम हर बच्चे पर बराबर ध्यान दे पा रहे हैं। कहाँ वो पीछे छूट रहे हैं उनको हम एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं। और एक बात क्या है कि कोविड के समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब हल्का सा भी सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो वो डर की वजह से, या हमने भी उन्हें बोल के रखा कि अगर किसी भी प्रकार का ऐसा लक्षण रहता है तो आप कोचिंग मत आइए, आप घर में रहिए। तो उन सब वजह से कभी कभी बच्चों का क्लास छूट जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि जो बच्चा का क्लास छूट जा रहा है उनके लिए वीडियो बैकअप का व्यवस्था है। मतलब अगर आप एक क्लास छोड़ दे रहे हैं, वो टॉपिक आपका छूट गया है, तो उसी दिन शाम में आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप घर में भी रहते हुए आप अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आपने कहा कि कोविड काल में हम आपके पास, चूँकि ये मजबूरी में ही हुआ है ऑनलाइन क्लासेस, तो एक स्ट्रेंथ घर पे है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, तो बच्चों पे ध्यान देना है। पर क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो विकल्प हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस का, जो स्थिति है उसके हिसाब से?
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ऑफलाइन बेस्ट है। इसको हम एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन कभी भी नहीं हो सकता है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे और शिक्षक के बीच जो बॉन्डिंग रहता है, जितने तन्मयता के साथ वो पढ़ पाते हैं, उनका ध्यान बंटता नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों के पास फ़ोन है, फ़ोन में बहुत सारी सुविधा है, ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे जितने कंसंट्रेशन के साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं, उतने कंसंट्रेशन के साथ बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा, शिक्षक को पढ़ाना भी ऑफलाइन आसान है। एक हर शिक्षक का एक खासियत होता है कि शिक्षक बच्चा का चेहरा को पढ़ता है, वो बच्चा के चेहरे को देख को समझ जाता है कि ये बच्चा को पढ़ाई कितना समझ में आ रहा है, और उस चेहरे को पढ़कर शिक्षक अपना पढ़ाने के तरीके में बदलाव करता है। जब चेहरा बच्चा का सेटिस्फाई होता है, जब वो संतुष्ट होता है, तो उसको चेहरे को देख के पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा संतुष्ट है, हमको इस टॉपिक में और ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बिल्कुल क्लूलेस रहते हैं कि हो क्या रहा है। अगर बच्चा यस सर बोलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि समझ में आया है, अगर नो सर बोलता है तो लगता है कि समझ में नहीं आया होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास एक विकल्प हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन का जगह कभी नहीं ले सकता है। तो ये थे विनय कुमार, ब्लैक बोर्ड कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एक विकल्प, एक ऑप्शन हो सकता है अगर कुछ नहीं है तो, पर वो ऑफलाइन क्लासेस की जगह नहीं ले सकता। इसमें समस्या केवल संसाधनों की नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है या नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि इंटरेक्शन की भी बात है कि शिक्षक और छात्रों के बीच कितना बढ़िया इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन क्लासेस में, वो संभव नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लासेस में। फिलहाल वक्त है विदा लेने का। आप झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फॉलोअप के साथ। सहयोगी आकाश के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in